एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी 2022 के अंदर मजीद इजाफे के साथ सिलेबस का हिस्सा बना है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की हद तक होता था 2021 तक, लेकिन 2022 एएस एग्जाम के अंदर इसे कंपाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। एलिमेंट्स का आइडिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मशीन का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। हम इस टेक्निक से डिफरेंटली मैसिव पीक्स जनरेट करके to figure out the structure of any compound। हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, किस तरह से? पहले इसके मशीन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इस मशीन में कुछ कंपोनेंट स्पेसिफिकली हमें दिए जाते हैं या इनको पढ़ना पड़ता है ताकि हम बेहतर अंदाजा कर सकें कि प्रोसेस में वो क्या रहा है एक्चुअली। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन है। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है मशीन का वो है सैंपल वेपोराइजर। दूसरा कंपोनेंट है आयोनाइजर। तीसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटर एंड देन फ्लाइट ट्यूब and absorber and then कंप्यूटर। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। एक वेपोराइजर में इंजेक्टर भी मौजूद है, यहाँ से सैंपल को ऐड किया जाएगा। सैंपल अगर गैस है तो उसे वेपोराइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो उसे वेपोराइजर की जरूरत है। ओके। आयोनाइजर दूसरा कंपोनेंट है। आयोनाइजर का काम फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एक मिनट को बेटा, जरा मैसेज कर दूं। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन मतलब splitting of a compound using electron beam, using electron beam। ठीक है,
एक तो ये बच्चे भी ना, ओके। अब इलेक्ट्रॉन बीम आयोनाइजर क्या करेगा ये थोड़ी देर में देखते हैं। पहले चलते हैं एक्सेलरेटर पे। एक्सेलरेटर में the fractions that you have obtained from ionizer will be accelerated into the flight tube so that they freely hit according to their mass and charge ratio to the absorber sheet. An absorber is connected with computer which is making a spectra, a graphical illustration of it. अच्छा, आयोनाइजर इसमें वाइटल मोस्ट रोल प्ले करता है। आयोनाइजर का काम स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, या मैं इसको ये कह सकता हूँ आयोनाइजर का काम मेकिंग कैट आयंस। मेकिंग व्हाट? मेकिंग कैट आयंस। अब ये करता क्या है? अब फर्ज करो उमर मेरे साथ हो बेटा। हाँ नहीं है बेटा, आप भी साथ हैं, जाग रहे हैं? फर्ज करो मेरे पास मीथेन गैस मॉलिक्यूल है और इसे मैं वेपोराइजर में ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे मीथेन तुम्हारे सामने आता है, मीथेन का डॉट एंड क्रॉस भी जहन में आ जाना चाहिए। यह है मीथेन का स्ट्रक्चर। अब मीथेन आयोनाइजर में जा रहा है। फर्ज करो आयोनाइजर गन इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रही है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन। और अब इलेक्ट्रॉन गन अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करती है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन गन से आने वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मौजूद किसी एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दे। अब फर्ज करो उमर, आर यू देयर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन बीम से आ रहा था, या के हिट किया इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, नॉकड आउट। इस सूरत हाल में ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। कार्बन के पास अपने तमाम तर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो ये वाला फ्रैक्शन कार्बन का क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कैटाइन, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उड़ गया है। क्या ये बात दिमाग में जगह बना रही? दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन के बजाय ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए। दोनों सूरतें बॉन्ड तो टूट ही जाएगा ना। अब क्या होगा? CH, H
कार्बन स्पीसी क्या बन गई, कैट आयन, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। यानी आयोनाइजेशन प्रोसेस में या आयोनाइजर के अंदर, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर एक स्पीसी कैटाइन बन जाती है और दूसरी स्पीसी फ्री रेडिकल बन जाती है। अब फर्ज करो अगर इलेक्ट्रॉन यहां हिट करे तब भी कार्बन की स्पीसी कैटाइन बन जाएगी, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और अगर यहाँ हिट करे तो कार्बन की स्पीसी फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन की स्पीसी कैटाइन। यानी इसमें सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी हैं कैटाइंस की फॉर्मेशन की। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। यू? अच्छा, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मीथेन आई कैन गेट टू डिफरेंटली मैसिव पीक्स। एक का मास 1 है जो हाइड्रोजन की है, और एक का मास 15 है जो CH3 की है, क्योंकि ये मशीन सिर्फ मैसिव स्पीशीज के मैसेस को ही डिटेक्ट कर सकती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर क्या हर सिचुएशन में बॉन्ड टूटेगा? नहीं। फर्ज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन बीम से आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है। अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दिया जाए उसके रिजल्ट में फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होगी, लेकिन सिर्फ क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन तो उस वक्त होती कि जब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट करता है, लेकिन इसने आउटर शेल पे नहीं किया, इस दफा इसने इनर शेल पे किया। तो इस सूरत हाल में मीथेन टर्न्स इनटू मीथेन प्लस। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से मीथेन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस का, और ये मीथेन आयन बन गया। इस मीथेन आयन को मैं क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर आयन। बेटा मैं स्लाइड चेंज करने लगा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो मुझे फ्रैगमेंटेशन के बाद हासिल होने वाली स्पीशीज आफ्टर फ्रैगमेंटेशन ऑफ मीथेन, what species I get? CH3, H plus, CH4 plus। CH4 प्लस को मैं नाम क्या दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर आयन, और इसका मास 16 ही होगा, इसका मास 1 और इसका मास 15। तो अगर एग्जामिनर मुझे स्पेक्ट्रा देता है तो y एक्सिस के ऊपर परसेंटेज अबंडेंस को शो करेगा। अब अबंडेंस ये 1 मास पे आई, ये 15 मास पे आई, ये 16 मास पे आई। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, मॉलिक्यूलर आयन एमाइन पीक, और इसके
मास ये CH3+। किसी हद तक फ्रेगमेंटेशन का पहलू समझ में आता है। जनाब क्या ये बेसिक आइडिया ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आता है सबके? से यस और नो बच्चों, तुम लोग क्यों मुझे भी सुला देते हो? CH4+ कैसे बना? अगर आयोनाइजर में से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम आउटर शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने के बजाय इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर सकती है या कर देती है, उस सूरत में मॉलिक्यूल टूटा तो नहीं, लेकिन आयन बन गया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसे हमने क्या कहा? मॉलिक्यूलर आयन। उमर साहब, क्या ये बात दिमाग में जाती है? चलिए, मैं दूसरे किसी कंपाउंड, ये तो मैंने बहुत ही आसान सा कंपाउंड लिया, दूसरे किसी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि इस दफा मुझे एग्जामिनर ने CH3-CH2, कौन से कंपाउंड है ये? इसे कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं इसे? इथेनॉल। अब जरा सोचते हैं कि अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करे, तो मेरे पास कौन सी दो स्पीशीज प्रोड्यूस हो? CH3, CH2, O.NH+। और अगर यहाँ से हिट करता है CH3, CH2, O+, NH फ्री रेडिकल, यहाँ से हिट करता है तो मेरे पास CH3, CH2 फ्री रेडिकल, OH+ आयन। और अगर यहाँ से हिट करता है तो दिस बिकम्स CH3, CH2+ एंड OH फ्री रेडिकल। अगर यहाँ से हिट करता है तो मेरे पास CH3 डॉट of CH2OH पॉजिटिव इज अ कैटायन। और अगर यहाँ से हिट करता है CH3+ और CH2OH डॉट इज अ फ्री रेडिकल। मेरे पास, आपने देखा, एक कैटाइन ये, एक कैटाइन ये, एक कैटाइन ये भी हो सकता है, एक कैटाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे हिट करती है। बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास ऐसा भी बन सकता है CH2, CH2OH एंड H डॉट। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है CH2 डॉट CH2 एंड OH
H+। ठीक है जनाब, ये तो हमारे पास ये मामला है। अब मैं इन सारी स्पीशीज के, अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें मॉलिक्यूल टूटे ही ना, जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, याद है ना सबको। ये किसी इनर शेल का इलेक्ट्रॉन चला गया, उसको मैं क्या कह दूंगा, मॉलिक्यूलर आयन। क्या नाम दे दूंगा इसे, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन हैज द सेम मास एज द एमआर। जो भी मॉलिक्यूलर आयन का मास होगा वो एमआर ऑफ अ सब्सटेंस के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 12 12 24 और 5 29 30 और 16। मॉलिक्यूलर आयन पीक मुझे कहाँ मिलेगी, 46 मास पे। H+ कहाँ मिलेगी, 1 पर। ये कहाँ मिलेगी, 45 पर। ये कहाँ मिलेगी, 15 पर। ये कहाँ मिलेगी, 17 एंड 14 31 पर। ये कहाँ मिलेगी, 29 पर। ये कहाँ मिलेगी, 17 पर। और ये कहाँ मिलेगी, 45 पर। ठीक है जनाब। जरा इसको कॉपी कर लीजिए। तुम्हारे पास आज और कितने नए फोन आए बताओ। Has this made some sense बेटा। उमर, आमना, हानिया, अली and Rahat Hussain, has this made some sense? Right, yes, no। अच्छा उमर, कोशिश करते हैं कि इसको और इम्प्रूव करें। हाँ आज इंटरनेट पता नहीं क्यों 2 सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सेकंड एग्जांपल कुछ क्लियर होती है उमर। तो मुझे मास पीक्स जो मैं स्पेक्ट्रा बनाऊंगा, मैं कहाँ कहाँ मिलेगी, एक 1 पे मिल गई। 1 की पीक मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसके बाद मुझे कहाँ मिलेगी, 15 पे। उसका नेचर क्या है, CH3+। फिर कहाँ मिली मुझे, 17 पे, OH+। फिर मुझे कहाँ मिली, 29 पे, C2H5। फिर मिली 31 पे, CH2OH+। फिर मिली 45 पर, C2H5O+। और फिर मिली 46 पर, C2H5OH+। and this is called molecular ion P। आमना, कुछ दिमाग में जगह बनती है। आमना, हानिया। ठीक है, अब तीसरा केस। मैं चाहता हूं तीसरे केस में गलतियां आप करें।
You are given with a compound CH3Cl. Try out the fragmentation process. Now, the fragmentation process and plot them in a graph. You have 4 minutes for this activity only. नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले मुझे इसको डिस्कस करना है. क्विकली स्टार्ट योर वर्क.
जी उमर भाई, कितने फ्रैक्शन बनाए आपने? शाबाश। जरा व्हाट्सएप कीजिए वो फ्रैक्शंस की तस्वीरें। 18 तारीख को मैंने आपको बताया 3:30 से 5:30। फिर उसके बाद 20 तारीख को 3:30 से 5:30। जी भाई जल्दी भेजिए। अच्छा, टाइप करके बता दें। वर्ड्स आर नॉट क्लियर। आगे क्या लिखा है? ट्राई आउट द फ्रेगमेंटेशन, प्लॉट देम इन द ग्राफ। तो मेरे पास फ्रैक्शन इसके क्या बनेंगे? पहला फ्रैक्शन CH3Cl में मैं बना लेता हूँ। पहला बना लेता हूँ CH3 का, ये कैटाइन, ये फ्री रेडिकल, फिर CH3 फ्री रेडिकल्स, फिर इसके बाद CH2Cl कैटाइन, H फ्री रेडिकल, और इसके बाद CH2Cl फ्री रेडिकल, H कैटाइन, और फिर एक बनेगा आखिरी CH3Cl प्लस मॉलिक्यूलर आयन। इज दैट मेकिंग सेंस? अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। एक आ गई मेरे पास 15 नहीं 1 मास की आ गई, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं होती। CH3 प्लस आ गई 35.5 पे आ गई, 35 पे Cl प्लस, और एक आ गई CH3Cl। इसका मास कितना होगा? 15 प्लस 35, 50 मास पे आ गए। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? तस्वीर लो।